एक बार फिर से आपका अपना चैनल अमरजीत एजुकेशनल में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 10th का हिंदी जो कि सेकंड चैप्टर है 20 के दांत, उसका टोटल हिंदी उसका अर्थ को कंसेप्ट क्लियर करूंगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इसी के साथ मैं सेकेंड चैप्टर क्लास 10th का हिंदी का स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसका है जो 20 का दांत है वो लिखा है नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में पटना के बदरघाट में हुआ था। इसका जन्म जो था नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी के ये अपना पटना जो कि बिहार की राजधानी पड़ता है बदरघाट में हुआ था। वो जन्मना भोजपुरी भाषी थे। वो जो जन्म लिए थे वो भोजपुरी भाषी थे। वो दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान नलिन बिलोचन शर्मा जो थे वो दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान महोपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र थे। रामावतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र थे नलिन बिलोचन शर्मा। उनकी माता का नाम रत्नावती शर्मा था। उनके माता के नाम क्या था? रत्नावती शर्मा। उनके व्यक्तित्व निर्माण में पिता के पौंडल्य के साथ उनकी प्रगतिशील दृष्टि की भी बड़ी भूमिका थी। उनकी स्कूल की पढ़ाई पटना कॉलेजिएट स्कूल से हुई। पटना के कॉलेजिएट स्कूल से शुरू हुई उसकी पढ़ाई। पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत और हिंदी में एमए किया था। पटना का जो पटना विश्वविद्यालय है उसी यूनिवर्सिटी से ये संस्कृत और हिंदी में एमए किया था। वह हरप्रसाद दास जैन कॉलेज आरा, रांची विश्वविद्यालय और अंत में पटना विश्वविद्यालय में प्राध्यापक भी रहे, प्रधानाध्यापक के तौर पर भी रहे थे। सन 1959 में वह पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए। 1959 में क्या हुए? वो विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष। और उनकी मृत्यु 12 सितंबर 1961 ईस्वी मृत्यु पर्यंत इतना में पद पर बने रहे। हिंदी के कविता में परपदवाद के प्रवर्तक और नई शैली के आलोचक नलिन जी की रचनाएं इस प्रकार है कि दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास, दर्शन, मानदंड, ये नलिन बिलोचन शर्मा के जो जीवनी है उसके बारे में बता रहा है। इसका इतिहास, दर्शन था, मानदंड, हिंदी उपन्यास, प्रेमचंद्र, साहित्य तत्व और आलोचनात्मक ग्रंथ 20 के दांत और सतह और संग्रहित पूर्व छोटी कहानियां केसरी कुमार तथा नरेश के साथ काव्य संग्रह नकेन के प्रबंध और नकेन 2 सदल मिश्र ग्रंथोवली, अयोध्या प्रसाद क्षत्रिय स्मारक ग्रंथ, संत परंपरा और साहित्य आदि संपादित ग्रंथ है। इसका आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक शुरू आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ नलिन बिलोचन शर्मा की कविताओं से हुआ और उनकी कहानियों में मनोवैज्ञानिकता के तत्व समग्रता से उभर कर आए। आलोचनाओं में वो आधुनिक शैली के समर्थक थे। वे कथ्य, शिल्प, भाषा आदि सभी स्तरों पर नवीनता के आग्रही लेखक थे। उनमें परंपरागत दृष्टि एवं शैली के निषेध
आधुनिक दृष्टि का समर्थन है। आलोचना की उनकी भाषा गठी हुई और संख्यातात्मक, उन्होंने अनेक पुरानों शब्दों को नया जीवन दिया जो आधुनिक साहित्य में पुनः प्रतिष्ठित हुए। ये कहानी विष के दांत और अन्य कहानियां नामक कहानी संग्रह से ली गई है। यह कहानी मध्यम वर्ग के अनेक अंतर्विरोधों को उजागर करती है। कहानी का जैसा ठोस सामाजिक संदर्भ है, वैसा ही स्पष्ट मनोवैज्ञानिक आशय भी थे। आर्थिक कारणों से मध्यम वर्ग के भीतर ही एक और सेन साहब की एक श्रेणी उभरती है जो अपनी महत्वाकांक्षा सफेद पोशी के भीतर लिंग भेद जैसे कुसंस्कार छिपाए हुए हैं तो दूसरी ओर गिरधर जैसे नौकरी पेशा निम्न मध्यम वर्गीय व्यक्ति की श्रेणी है। गिरधर क्या था? निम्न मध्यम वर्गीय व्यक्ति थे जो अनेक तरह के थोपी गई बंदिशों के बीच भी अपने अस्तित्व को बहादुरी एवं साहस के साथ बचाए रखने के लिए संघर्षरत है। यह कहानी सामाजिक भेदभाव, लिंग भेद, आक्रामक स्वार्थ की छाया में पलते हुए प्यार दुलार की कुपरिणामों की उभारती हुई सामाजिक समानता और मानवाधिकार के महत्वपूर्ण वानगी पेश करती है। ये जो कहानी है विष के दांत, बहुत ही मजेदार कहानी है। कहानी स्टार्ट करता हूँ। सेन साहब की नई मोटर कार बंगले के सामने बरसाती में खड़ी है। सेन साहब की जो मोटर कार थी वो बंगला के सामने बरसाती में खड़ी है जहाँ पानी पड़ रहा है। काली चमकती हुई स्ट्रीमल इंड जैसे कोयल घोंसले में कि कब उड़ जाए। सेन साहब को इस कार पर नाज है। सेन साहब को इस कार पर नाज था। बिल्कुल नई मॉडल 7,500 में आई है। बिल्कुल नई मॉडल थी और ये 7,500 में आई। काला रंग, चमक ऐसी कि अपना मुंह देख लो। चमक ऐसी तो अपना मुंह देख लो। कहीं पर एक धब्बा दिख जाए तो क्लीनर सोफर का सामत ही समझो। नहीं, कहीं भी अगर एक भी धब्बा दिख जाए तो उसे क्लीनर से साफ करते थे अपने गाड़ी से। नहीं, सेन साहब अपने गाड़ी से बहुत प्यार करते थे। उसकी कीमत 7,500 में आई थी। मेम साई की सख्त ताकीद कि खोखा खोखी गाड़ी के पास फटकने ना पाए। यानी जो खोखा खोखी था वो गाड़ी के पास नहीं जाना है। लेकिन लड़कियां तो पांचों बड़ी सुशील है। सेन साहब की कितनी बेटी थी? 5 ठहरो और 100 भी लड़कियां तहजीब और तमीज की जीती जागती मूर्त ही है। मिस्टर और मिसेस सेन ने उन्हें क्या करना चाहिए यह सिखाया हो या नहीं, क्या क्या नहीं करना चाहिए इसकी उन्हें ऐसी तालीम दी है कि बस लड़कियां क्या है, क्या करना चाहिए सिखाया है नहीं। ऐसी तालीम दी है कि बस लड़कियां क्या है, कठपुतलियां। लड़कियां क्या है? सेन साहब के नज़र में लड़कियां क्या है? कठपुतलियां। उनके माता पिता को इस बात का गर्व है। वह कभी किसी चीज को तोड़ती फोड़ती नहीं,
वो दौड़ती है और खेलती भी है, लेकिन सिर्फ शाम के वक्त, और चूंकि उन्हें सिखाया गया है कि ये बातें उनकी सेहत के लिए जरूरी है। वो ऐसी मुस्कुराहट अपने होठों पर ला सकती है कि सोसाइटी की तारिकाएं भी उनसे कुछ सीखना चाहे तो सीख ले, पर उन्हें खिलखिलाकर किलकारी मारते हुए किसी ने सुना नहीं। सेन परिवार के मुलाकातों रसक के साथ अपने शरारती बच्चों से खींचकर कहते हैं, एक तुम लोग हो मिसेज सेन की लड़कियां, अबे फूल का गमला तोड़ने के लिए बना है। तुम लोगों के मारे घर में कुछ भी तो नहीं रह सकता। जहां तक सेन परिवार की लड़कियां का सवाल है, उनसे मोटर की चमक धमक को कोई खास खतरा नहीं था, लेकिन खोखा भी तो है। खोखा जो एक ही है, सबसे छोटा है। खोखा नाउम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है। यह नहीं कि मिसेस सेन और अपना बुढ़ापे का कोई ताल्लुक किसी हालत में मानने को तैयार हो। और सेन साहब तो सचमुच बूढ़े नहीं लगते, लेकिन मानने लगने की बात छोड़िए। हकीकत तो यह है कि खोखा का आविर्भाव तब जाकर हुआ था जब उसकी कोई उम्मीद दोनों को बाकी नहीं रह गई थी। खोखा जीवन के नियम का अपवाद था। खोखा किसके नियम में अपवाद था? खोखा जीवन के नियम का अपवाद था। वह स्वाभाविक नहीं था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद हो। इस तरह मोटर को कोई खतरा हो सकता था तो खोखा से, जो मोटर कार जो लिए उसे किससे खतरा हो सकता था? सिर्फ खोखा। बात ऐसी थी कि सोमा, रजनी, आलो, सोफाली, आरती, ये पांचों सेन साहब की बेटी थी। पांचों हुई तो उनके लिए घर में अलग नियम थे, दूसरी तरफ की शिक्षा थी, और खोखा के लिए अलग। ये जो पांचों बेटी थी सेन साहब की, उनके लिए घर में अलग नियम था और खोखा के लिए अलग। दूसरी ओर कहने के लिए, एक तो सेनों का कहना था कि खोखा आखिर अपने बाप का बेटा ठहरा, उसे तो इंजीनियर होना है। खोखा क्या होना चाहिए था? उसे इंजीनियर बनाना चाहते थे। अभी से उसमें इसके लक्षण दिखाई पड़ते थे, इसलिए ट्रेनिंग भी उसे वैसे ही दी जा रही थी। न्यूज़ में दिखता भी था कि इंजीनियर बन सकता है, तो उसे ट्रेनिंग भी देती थी। बात यह है कि खोखा के दुर्ललित स्वभाव के अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। अक्सर ऐसा होता है कि सेन परिवार के दोस्त आते हैं, भड़कीले ड्राइंग रूम में बैठते हैं और बातचीत के लिए विषय का अभाव होने पर चर्चा निकल पड़ती है कि किसका लड़का क्या करेगा। तब सेन साहब बड़ी मौलिकता और दूरदेशी के साथ फरमाते हैं। सेन साहब मौलिकता और दूरदेशी से फरमाते हैं, वो तो अपने लड़के को अपने ढंग से ट्रेड करेंगे। क्या कर रहे हैं? आजकल की पढ़ाई लिखाई तो फिजूल है। वो तो अपनी तरह बिजनेसमैन इंजीनियर बनना चाहता था। खोखा को क्या बनाना चाहता था सेन साहब? बिजनेसमैन या इंजीनियर। अब देखिए ना, सेन साहब कहते हैं कि खोखा 5 साल का हो रहा है। लोग कहते हैं कि किंडरगार्टन स्कूल में भेज दो, लेकिन मैंने अभी यही इंतजाम किया है कि कारखाने का बढ़ई मिस्त्री 2-1 घंटे के लिए आकर उसके साथ कुछ ठोक पीट क्या करे। इससे बच्चों की उंगलियां अभी से औजारों में वाकिफ हो जाएंगे। हिंदुस्तानी लोग यही नहीं समझते हैं। वो बताया कि
अभी तो क्या है, 5 साल में स्कूल जाएगा, अभी कोई आएगा मास्टर तो ये ठोक बजा के थोड़ा ठीक कर दे, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। तो एक दिन का वकाया है कि ड्राइंग रूम में सेन साहब के कुछ दोस्त बैठे गपशप कर रहे थे। उनमें एक साहब साधारण हैसियत के अखबार नवीस थे और सेनों के दूर के रिश्तेदार भी होते थे। साथ में उनका लड़का भी था जो था कि खोखा से भी छोटा था, जो कि उनके लड़का थे जो कि खोखा से भी छोटा था, पर बड़ा समझदार और होनहार मालूम पड़ता था। यानी देख के वो बड़ा बुद्धिमान टाइप के लगता था। किसी ने उसकी कोई हरकत देखकर उसकी कुछ तारीफ कर दी और उन साहब से पूछा कि बच्चा स्कूल तो जाता ही होगा। इसके पहले कि पत्रकार महोदय कुछ जवाब देते, सेन साहब ने शुरू किया, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। इसमें खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ और वे ही बातें दोहरा वे थकते नहीं थे। पत्रकार महोदय चुप मुस्कुराते रहे। जब उनसे फिर पूछा गया कि वो अपने बच्चों के विषय में उनका क्या ख्याल है, तब उन्होंने कहा, मैं चाहता हूँ कि वो जेंटिलमैन जरूर बने और जो कुछ बने उसका काम है, उसे पूरी आज़ादी रहेगी। सेन साहब इस उत्तर के शिफ्ट और प्रच्छन्न व्यंग्य पर ऐठ कर रह गए। उसके व्यंग्य के पर ऐठ कर रह गए। तभी बाहर शोरगुल सुनकर सेन साहब उठने लगे तो उनके मित्रों ने भी कुछ जाने की इच्छा प्रकट की और उन्हीं के साथ बाहर आए। बाहर सेन साहब का सोफर एक औरत से उलझ रहा था। उनका सोफर क्या था, एक औरत से उलझ रहा था। औरत के पास एक 5-6 साल का बच्चा खड़ा था जिसे वह रोकने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि बच्चा बार बार सोफर की ओर झपटती था। सेन साहब को देखकर औरत सहम गई। सोफर ने साहब की ओर बढ़कर अदब के साथ कहा, देखिए साहब, मदन गाड़ी को छू रहा था, गाड़ी गंदी हो जाती तो मैंने तो मना किया। कहा कि देख कहने जा तो मैंने उसे पकड़कर अलग कर दिया। इस पर मुझको मारने दौड़ा। अब उसकी माँ भी आकर खामखा मुझसे उलझ रही है। तो मदन की माँ कुछ कहना चाहती थी, लेकिन सेन साहब के सटे होठों को देखकर वो चुप रह गई। जो मदन की माँ थी वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन सेन साहब को सटे होठों को देखकर वो चुप रही। सेन साहब ने बड़े संयत पर कठोर स्वर में कहा, मदन की माँ, मदन को ले जाओ। यानी गुस्सा में कहा कि मदन को ले जाओ और देखना वो फिर ऐसी हरकत ना करे। मदन की माँ ने अपने बच्चों को बाएं घुटने से निकलते हुए खून की पोंछती हुई चली गई। ड्राइवर ने शायद धकेल दिया था और वह गिर पड़ा था, लेकिन एक मामूली किरानी के बेटे को सेन साहब के ड्राइवर ने धक्का दे दिया। उसे चोट आ गई तो आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई। ठीक इसी वक्त मोटर के पीछे खटखट की आवाज सुनकर सेन साहब लपके सोफर भी दौड़ा और ये सोफर कौन था, सेन साहब का ड्राइवर जो कि गाड़ी चलाता था ये। और लोग सीढ़ियों से उतरकर अपनी अपनी गाड़ियों की ओर चले। सभी ने देखा सेन साहब खोखा को गोद में लेकर उसको हल्की मुस्कुराहट के साथ डांट रहे हैं। सेन साहब क्या कर रहे हैं, खोखा को हल्की मुस्कुराहट के साथ डांट रहे हैं और मोटर की पिछली बत्ती का लाल शीशा चकनाचूर हो गया। सेन साहब ने मित्रों को संबोधित करते हुए कहा, देखा आप लोगों ने, बड़ा शरारती हो गया कासू, मोटर के पीछे हरदम पड़ा रहता है।
उसके कल पुर्जों में इसको अभी से इतनी दिलचस्पी है कि क्या बताऊं। शायद देखना चाह रहा था कि आखिर इस बत्ती के अंदर है क्या। तो सेन साहब खोखा को जमीन पर रखकर अपने दोस्तों के साथ उनकी कार की ओर चले। उन्होंने अपने मित्रों की भाव भंगिमा देखी नहीं, कि जो मित्र था उनका भाव भंगिमा देखी नहीं। देखते भी तो कुछ समझ पाते, इसमें शक ही था। मिस्टर सिंह अपने कार के पास पहुंचे। क्या हुआ, मिस्टर सिंह अपने कार के पास पहुंचे और सेन साहब को नमस्कार कर दरवाज़ा खोलने के लिए बढ़े और फिर रुक गए। उनकी निगाह अचानक ही अगले चक्के पर गई थी। उन्होंने नज़दीक जाकर देखा और परेशानी के हालात में खड़े हो गए। टायर बिल्कुल बैठ गया था, शायद पंचर हो गया था, शायद वो पंचर हो गया था। सेन साहब भी आगे बढ़ आए और कुछ झिझकते हुए बोले, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कासू ने हवा निकाल दी हो। कासू ने हवा निकाल दी हो। ड्राइवर, जरा दूसरे चक्कों को भी देख लो और पंप लेकर आओ, हवा भर दो। और हाँ, कुर्सियां लॉन में लगवा दो, तब तक हम यहाँ बैठते हैं। तो ड्राइवर ने एक कार का चक्का लगाकर सूचना दी कि दूसरी ओर के पिछले चक्के की भी हवा निकाली हुई थी, यानी जो पिछला चक्का था उसका भी हवा निकाला गया था। काम तो कासू बाबू का ही मालूम पड़ता है। इसमें सब क्या बोला, कासू का ही काम पड़ता है। इधर ही खेल रहे थे, सोफर ने बताया और पंप लाने चले गए। सोफर कौन था? सेन साहब के ड्राइवर। मुखर्जी साहब की गाड़ी सकुशल थी और वो अपने और पत्रकार महोदय के परिवार के साथ चलते बने। सेन साहब और मिस्टर सिंह लॉन की कुर्सियों पर बैठकर बातें करते रहे। बातों के सिलसिलों में ही सेन साहब ने बतलाया कि कासू ने इधर चक्कों से हवा निकालने की हिकमत जान ली थी और मौका मिलते ही शरारत कर गुजरता था। उनका अपना ख्याल था। उसकी इन हरकतों को देखकर तो ये साफ मालूम होता था कि इंजीनियरिंग में उसकी दिलचस्पी है। इसी तरह के दूसरी बेमतलब की बातें होती रही जब तक कि चक्कों में पंप नहीं हो गया और मिस्टर सिंह रुखसत नहीं हो गए। सेन साहब अंदर लौटे तो ब्याड़ा को मदन के पिता गिरधर लाल को, जो उनकी फैक्ट्री में किरानी था और अहाते के एक कोने में आउट हाउस में रहता था, बुला लेने का हुक्म दिया। गिरधर लाल आया और सेन साहब के सामने सिर झुकाकर खड़ा हो गया, जैसे खून के जुर्म में कैदी जज के सामने खड़ा हो। सेन साहब ने ठंडी बेलौस आवाज में कहना शुरू किया, देखो गिरधर। क्या बोला? देखो गिरधर, मदन आजकल बहुत शौक हो गया है। मैं तुम्हारी और उसकी भलाई चाहता हूँ। गाड़ी को गंदा किया है, वह अलग। और मना करने पर ड्राइवर को मारने भी दौड़ा। मना करने पर क्या, ड्राइवर को मारने भी दौड़ा। और मेरे सामने भी डरने के बदले उसको झपटता रहा है। ये सेन साहब ने कहा। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। ये किसने कहा? सेन साहब ने कहा कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर डाकू और बनते हैं। गिरधर लाल कभी कभी जो कह देता था कि सेन साहब का भाषण का जारी था, उसकी हालात क्या होती है तुम जानते ही हो। उसे संभालने की कोशिश करो, फिर ऐसी बात हुई तो अच्छा नहीं होगा। तुम जा सकते हो, ये कहा।
उस रात गिरधर लाल के क्वार्टर से आते हुए मदन को चित्कार से सेनों का आरामदेह सायनागर गूंज गया। आराम में खलल में कुछ झुंझलाकर पिता सेन ने धर्मपत्नी से बड़ी समझदारी की बात कही कि गिरधर खुद समझदारी आदमी। गिरधर ये कौन था? गिरधर कौन था? ये मदन के पिताजी थे और सेन साहब खोखा के। गिरधर खुद समझदार आदमी है, उसकी बीवी ने ही ऐसे लड़के को बिगाड़ दिया है। उसके पिताजी ने बोले कि मदन तो खुद समझदार लड़का है, लेकिन उसकी पत्नी ने उसे बीवी सबको बिगाड़ दिया है। मदन की यही दवा है, मेरी तो तबीयत हुई थी कम वक्त की खाल उधेड़ दूं। उसने बोला मेरी तो तबीयत अभी ठीक नहीं है, नहीं तो उसका मैं खाल उधार देता। गिरधर ने ऐसी कड़ाई जारी रखी तो शायद ठीक हो जाए। स्पेयर द रॉड एंड स्पोवल द चाइल्ड। माता सेन की नींद उचट गई थी। उन्होंने मदन की कातर चिल्लाहट से ज्यादा अपने पति के बकबक पर खींच आ रही थी, लेकिन उन्होंने भी अपनी खींच मदन पर ही उतारी। कमबख्त कैसा कौवे की तरह चिल्ला रहा है, भिखमंगा कहीं का, खोखा के बराबरी करता फिरता है। यानी उसकी पत्नी चिल्ला रही थी कि भिखमंगा तो कहीं का और खोखा का बराबरी करते चलता है। मदन का आत्र रुदन रुक गया। मदन का जो आत्र रुदन था वो रुक गया। खैरियत थी। उसकी खिसकियां सेनों के सायनागर तक नहीं पहुंच सकती थी। लेकिन दूसरे दिन तो बिल्कुल बेढंग मामला हो गया, यानी बहुत मामला बढ़ गया। शाम के वक्त खेलता कूदता खोखे बगले शाम के वक्त था और खेलता कूदता खोखा बंगले के अहाते के बगलवाड़ी गली में जा निकला। खोखा जा रहे थे गली में। वहां धूल में मदन पड़ोसियों के आवारागर्दी छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था। मदन क्या कर रहा था? आवारा दोस्तों के साथ लट्टू नचा रहा था। खोखा ने देखा तो उसकी तबीयत मचल गई कि हंस कौओं की जमात में शामिल होने के लिए एक ललक गया। लेकिन आदत से लाचार उसने बड़े रोब के साथ मदन से कहा, हमको लट्टू दो, हमको लट्टू दो। किसने कहा? खोखा ने। किससे कहा? मदन से कहा। हम भी खेलेगा। दूसरे लड़कों को कोई खास उज्र नहीं थी। वो खोखा को अपनी जमात में लेने के फायदे को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे, पर उनके अपमानित प्रताड़ित लीडर मदन को ये बात कहकर मंजूर हो सकती थी। उसने छूटते ही जवाब दिया, अबे भाग जा यहाँ से, बड़ा आया लट्टू खेलने वाला। है भी लट्टू तेरे, जा अपने बाबा की मोटर पर बैठ। से मदन कहा कि लट्टू खेलने के लिए तुम्हारे पास लट्टू न है, और लट्टू तेरे खेलने की जरूरत न है, और तुम जाकर अपना बाबा के मोटर पर जाकर बैठ, और कुछ नहीं करेगा तू। कासू तैस में आ गया। वह इसी उम्र में नौकरी पर अपने बहनों पर हाथ चला देता था। वो क्या मजाल कि उसे कोई कुछ कर दे। उसने आप देखा ना तब मदन को एक गुस्सा रसीद कर दिया। ये पहले जो खोखा था ये मदन को एक गुस्सा दे दिया ये बोलने पर। चोर गुंडा डाकू होने वाला मदन भी कब मानने वाला था। नहीं, इसको बोला था एक बार चोर डाकू गुंडा, तो ये भी कहाँ मानने वाला था। वो झट कासू पर टूट पड़ा। मदन। दूसरे लड़के जरा हटकर इसे द्वंद
युद्ध को मजा लेने लगे, और दूसरा लड़का जो सब लट्टू खेल रहे थे वो सब मजा लेने लगे युद्ध का, जो लड़ाई पीट हुआ। लेकिन ये लड़ाई हड्डी और मांस की बगले के पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई थी। ये बगल के पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई थी। वो हाथे में ये लड़ाई हुई रहती तो कासू शेर हो जाता। ये कासू कौन था? खोखा का दूसरा नाम। वहां से तो 1 मिनट बाद ही रोता हुआ जान लेकर भाग निकला। महल और झोपड़ी की लड़ाई में अक्सर महलों वालों ही जीतते हैं। और कहा कि महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाला ही जीतते हैं। पर उसी हालात में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं तो लेकिन बच्चों की इतनी अकल कहाँ, ये बच्चों में उतनी अकल कहाँ। उन्होंने तो अपने दूरदर्शनीय लीडर की मदद की, न अपने माता पिता की मालिक के लाडले की ही। हाँ, और लड़ाई खत्म हो जाने पर तुरंत ही सहमते हुए तित्तर बित्तर हो गए। फिर उसके बाद मदन घर नहीं लौटा, लेकिन जाता ही कहाँ, 8-9 बजे तक इधर उधर माड़ा फिरता रहा। अभी तक घर नहीं गया, लड़ाई किया तो 8-9 बजे तक माड़ा इधर उधर फिरता रहा। फिर उसको भूख लगी तो गली के दरवाजे से आहिस्ता आहिस्ता घर में घुसा। जब भूख लगा तो घर में आहिस्ता आहिस्ता घर में घुसा। उसके लिए मार खाना मामूली बात थी। उसके लिए मार खाना एक मामूली बात थी। डर था तो यही कि आज मार और दिनों से भी बुरी होगी। लेकिन उपाय ही क्या था? वह पहले रसोई घर में घुसा। सबसे पहले रसोई घर में घुसा। माँ नहीं थी। बगल के सोने वाले कमरे में बातचीत की आवाज आ रही थी। इसी के साथ भरपेट खाना खाया, और उसमें जाकर पहले ये इंतिमानीन के साथ भरपेट खाना खाया। फिर दरवाजे के पास जाकर अंदर की बातचीत सुनने का कोशिश करने लगा। उसे बड़ा ताजुब हुआ। उसके बाबू गरज तरज नहीं रहे थे। उसकी अम्मा ने कोई बात पूछी जिसे वो ठीक से सुन नहीं सका तो उसके बाबू ने झल्लाकर कहा, अरे भाई, बतलाया तो साहब ने सिर्फ यही कहा, आज से तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। कल से मकान छोड़ देना और अपनी तनख्वाह ऑफिस से ले लेना। मदन के काम की कोई बात नहीं हो रही थी। उसकी सजा की तजवीज होती रहती तो सुनने की कोशिश भी करता हुआ वह दबे पांव बरामदे में रखी चारपाई की तरफ सोने के लिए चला तो अंधेरे में उसका पैर लोटे से लग गया। लोटे की ठन ठन की आवाज सुनकर गिरधर बाहर निकला। मदन की अम्मा भी उसके साथ थी। मदन चौंक कर घूमा और मार खाने की तैयारी में छाती को अपने हाथों से बांधकर खड़ा हो गया। मदन अक्सर अपने पिता के हाथों से पीटता था। बहुत पीटने पर रोता भी था। गिरधर निस्सहाय निष्ठुरता के साथ मदन की ओर बढ़ा। मदन ने अपने दांत
खींच लिए। गिरधर मदन के बिल्कुल पास आ गया था। अचानक वह ठिठक गया। उसके चेहरे से नाराजगी का बदल हट गया। उसने लपक कर मदन के हाथों से उठा लिए। मदन हक्का बक्का अपने पिता को देख रहा था। उसे याद ही नहीं कि उसके पिता ने कब से उसे इस तरह प्यार किया था। अगर कभी किया था तो गिरधर उससे बेपरवाही, उल्लास और गर्व के साथ बोल उठा, जो किसी के लिए नौकरी से निकाल जाने पर ही मुमकिन हो सकता। शाबाश बेटा, एक तेरा बाप है और तूने तो एक खोखा को दो दो दांत तोड़ डाले। यानी जो लड़ाई हुआ था, खोखा का दो दो दांत तोड़ डाले। हा 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 करके वो हंसा। इसी के साथ नलिनी बिलोचन शर्मा जो लिखे थे 20 के दांत, इसका टोटल हिंदी कंसेप्ट हो गया है। और बाकी जो शब्द निधि है उसे एक बार देख लें। बरसाती मतलब होता है पोटिको। नाज मतलब गर्व होना, किसी पर गुमान होना, गर्व होना। तहजीब मतलब सभ्यता। सोफर क्या था? एक ड्राइवर था। सामत मतलब बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि उसकी सामत आ गया। सख्त बोले तो कड़ा या कठोर। ताकीद यानी कोई बात जोड़ देकर कहना, यानी चेतावनी करना, वो ताकीद होता है, ताकीद। खोखा खोखी, बच्चा बच्ची। भटकना यानी निकट आना। तमीज यानी विवेक बुद्धि शिष्टता, विवेक बुद्धि शिष्टता। तालीम यानी शिक्षा। सोसाइटी यानी शिष्ट समाज, वज्र लोक। रसक मतलब ईर्षा। ताल्लुक मतलब संबंध। हकीकत मतलब सच्चाई, वास्तविकता। आविर्भाव मतलब उत्पत्ति, प्रकट होना। दुर्लित यानी लाड़ प्यार में बिगड़ा हुआ इंसान, लाड़ प्यार में बिगड़ा हुआ। ट्रेड यानी प्रशिक्षित, जिसे शिक्षा नहीं हुआ। दूरदेशी यानी दूरदर्शिता या समझदारी होना। फरमाना मतलब आग्रह पूर्वक कहना, यानी कोई बात को कहना। वो फिजूल यानी फालतू, व्यर्थ का काम। वाकिफ यानी परिचित, से परिचित करवाना है। वाक्य यानी घटना। हैसियत यानी स्तर, प्रतिष्ठा, सामर्थ्य और औकात। अखबार नवीस यानी पत्रकार, अखबार नवीस मतलब पत्रकार। प्रक्षण यानी छिपा हुआ, गुप्त या अप्रकट। अदब यानी शिष्टता और सभ्यता। हिकमत यानी कौशल, योग्यता। रुखसत यानी विदाई। बेलौस यानी निस्वार्थ। व्याड़ा यानी खाना खिलाने वाला सेवक। चित्कार यानी क्रंदन, आत्र होकर चिखना। शयनागार यानी शयन कक्ष, सोने का कमरा। खलल यानी विघ्न, बाधा, व्यवधान। कातर यानी आत्र। खैरियत यानी कुशल क्षेम। बेढ़व यानी बेतरीका, अनगढ़। उज्र यानी आपत्ति, उज्र यानी आपत्ति। मजाल यानी ताकत, हिम्मत, साहस। मजाल मतलब ताकत, हिम्मत और साहस। अकल यानी बुद्धि। दुर्दमनीय मुश्किल से जिसका दमन किया जा सके। निष्ठुरता यानी कूढ़, निमर्मरता। कूढ़, निमर्मरता।
इसी के साथ मैं क्लास 10th का हिंदी चैप्टर जो सेकंड चैप्टर था 20 के दांत, इसका पूरा कंसेप्ट क्लियर कर दिया हूँ। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलूँगा इसी के साथ अगला वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।